वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 11 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एजियन सी के बारे में है। टर्किश प्रेसिडेंट ने भी वार्न किया है ग्रीस को कि जो मिलिट्री प्रेजेंस हाल फिलहाल में एजियन आइलैंड्स पर ग्रीस के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, ये कई सारी ट्रीटीज़ का वायलेशन है, जहां पर इस बात को गारंटी किया गया था कि एजियन आइलैंड्स को अनआर्म्ड रखा जाएगा और वहां पर उसका मिलिटराइजेशन नहीं किया जाएगा। इसीलिए टर्किश प्रेसिडेंट ने वार्न किया ग्रीस को कि वो एजियन सी में जो भी आइलैंड्स हैं उन्हें डीमिलिटराइज करें। यहाँ पर देखिए, कुछ समय पहले जो ग्रीस के प्रेसिडेंट हैं उनकी विजिट हुई यूएसए को लेकर, जहाँ पर कई सारी बातचीत हुई। टर्की ने ये भी आरोप लगाया कि कई सारे हथियार जो टर्की को यूएसए से मिलने वाले थे, इस विजिट के बाद उन्हें रोक दिया गया है। ये ग्रीस के प्रभावों के चलते हुआ है। तो ग्रीस टर्की के हितों को प्रभावित कर रहा है और एजियन सी में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये टर्मोइल एजियन सी के चारों ओर चल रहा है, तो हमें एजियन सी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एजियन सी मेडिटेरेनियन सी का ही एक हिस्सा है, उसका एक एक्सटेंशन है। देखिए, ये है मेडिटेरेनियन सी और उसी के एक एक्सटेंशन के तौर पे यहाँ पर आपको एजियन सी दिख रहा है। ये है ग्रीस और ये है टर्की, तो दोनों के बीच में ये एजियन सी है। इतना तो आपको लोकेशन वाइज समझ में आ गया। ये ग्रीक पेनिनसुला और एशिया माइनर के बीच में है। तो एशिया माइनर जो टर्की का हिस्सा है उसे ही एशिया माइनर पहले कहा जाता था, और अभी भी वो हिस्सा जो एनातोलिया है इस तरीके से या एशिया माइनर के तौर पे पुकारा जाता है। इसके साउथ, ये मतलब जो बाल्कन रीजन है उसके साउथ में है। ग्रीस के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बाल्कन रीजन कहा जाता है। फर्दर एनातोलियन जो पेनिनसुला है उससे घिरा हुआ है। तो ये टर्की का जो पूरा एरिया है वो एनातोलियन पेनिनसुला का हिस्सा बन जाता है। मेन लैंड जो ग्रीस और टर्की का है उसके बीच में है। ये तो स्पेसिफिकेशन आपको मैप में समझ में आई गई है। यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो आप देखिए कि ये स्टेट ऑफ डार्डेनल्स, सी ऑफ मरमरा और बॉस्फोरस से ब्लैक सी से कनेक्ट है। मतलब स्टेट ऑफ डार्डेनल्स इसको सी ऑफ मरमरा से और बॉस्फोरस ब्लैक सी से कनेक्ट करता है। इस चीज़ को आप थोड़ा मैप में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये है स्टेट ऑफ डार्डेनल्स, ये एजियन सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है। फर्दर यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ बॉस्फोरस मिलता है। तो जो स्टेट ऑफ बॉस्फोरस है ये इसे फर्दर एक्सटेंड करके ब्लैक सी से कनेक्ट कर देता है। मतलब अगर आपको ब्लैक सी से एजियन सी तक आना है तो ये क्रम रहेगा: ब्लैक सी, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, सी ऑफ मरमरा, स्टेट ऑफ डार्डेनल्स, देन एजियन सी। तो अगर कभी ऐसा क्रम लगाने को आ जाए नॉर्थ टू साउथ में तो आपको ये समझ में आ जाएगा, या इससे अगर आपको ब्लैक सी से एजियन सी तक आना है या मेडिटेरेनियन सी तक जाना है तो क्या क्या बीच में आएगा। तो ये आपको पता हो, ब्लैक सी से पहले स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, देन सी ऑफ मरमरा, देन स्टेट ऑफ डार्डेनल्स, देन एजियन सी, उसके बाद आप पहुंचेंगे मेडिटेरेनियन सी के पास। इसके पास अभी एक और वाटर बॉडी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एजियन सी के साउथ में आपको सी ऑफ क्रेटे भी दिखता है। तो ये जो क्रेटे आइलैंड है उसके नॉर्थ का एरिया है। ये भी लोकेशन वाइज आप जानते रहो। यहाँ पर देखिए, आयोनियन सी इसके वेस्ट में है। ये मैप आप देखिए, आपको आयोनियन सी यहाँ पे दिख जाएगा, इस मैप में दिख जाएगा। ये आयोनियन सी है, ये एजियन सी के वेस्ट में आयोनियन सी है और इसके साउथ में सी ऑफ क्रेटे है। तो ये भी यहाँ पे है। सिग्निफिकेंस ये है कि ये दो ग्रेट अर्ली सिविलाइजेशंस का क्रैडल माना जाता है, घर माना जाता है। दैट इज क्रेटे सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन, जहाँ से वर्तमान का जो वेस्टर्न कल्चर है वो अपना रूट डिराइव करता है। तो मैप के तहत आपने एजियन सी और उसके आसपास की लोकेशंस को देख लिया है। उम्मीद है आपने ये तो समझ ही लिया है। इस प्रकार के प्रश्न देखिए यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं। 2019 का ये प्रश्न है, जहां पर कई सारे सी और उनकी बॉर्डरिंग कंट्री के बारे में आपसे पूछा गया था और बताना था कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। एड्रियाटिक सी अल्बानिया, ब्लैक सी क्रोएशिया, कैस्पियन सी कजाकिस्तान, मेडिटेरेनियन सी मोरक्को और रेड सी सीरिया। बताना था कौन सा सही मैच्ड है, और यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1, 3 एंड 4 ये तीनों करेक्टली मैच्ड हैं और बाकी ये दोनों गलत मैच्ड हैं। तो खैर इस दफ़ा तो उन्होंने थोड़ा सा ट्रिक कर दिया था, सीधा बोल दिया कि कितने पेयर सही या गलत हैं, तो वो वाला मामला फिर थोड़ा सा टफ तो हो जाता है, बट ठीक है। ये तो आपने देखा टॉपिक और उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में है। इसे अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बहुत ही प्राइम रैंकिंग होती है। जब भी ये रिलीज़ होती है तो बड़ा एकेडमिक्स में ये रहता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऊपर या नीचे गई है। ये एनुअल पब्लिकेशन है यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसे क्वार्टरली साइमंड्स की तरह रिलीज किया जाता है। इसीलिए इसे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग नाम भी दिया गया है। जो रैंकिंग है वो 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करता है।
जिनमें शामिल हैं एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, साइटेशन पर फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। ये 6 पैरामीटर्स आधार बना के किसी भी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे रैंक किया जाता है। ग्लोबल रैंकिंग में सबसे टॉप पे रहा MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये 11वें साल लगातार ऐसा हुआ कि MIT टॉप पे रहा। सेकंड प्लेस मिला यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को, और फिर नंबर आया थर्ड नंबर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट्स की, तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु ने इस दफ़ा बढ़िया इंप्रूव किया है। 2023 की रैंकिंग में इसे मिला है 31वां स्थान। पूरी दुनिया में 31st रैंक है IISc की। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर इनकी रैंक 155 थी। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट है किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी के लिए। इसके अलावा IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, ये 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और रही जो टॉप 200 में शामिल रहीं। वहीं पर जो कुछ बहुत ही प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, जैसे कि JNU और जामिया, इनकी रैंकिंग्स गिरी है, जहां पर इन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ये भी कहा गया कि जो पैरामीटर्स हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। यहाँ पे महज इस बात को संज्ञान में लिया जाता है कि कितने पेपर्स पब्लिश किए गए हैं। इस बात को संज्ञान में नहीं लिया जाता कि जो पेपर्स पब्लिश किए गए हैं वो डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स पर हैं या नहीं। तो ऐसे कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं जब रैंकिंग्स आती हैं। खैर, JNU और जामिया जैसे इंस्टीट्यूशंस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, उनकी रैंकिंग फर्दर डिग्रेड हुई है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में है। 15th प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया। आइए जानते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। आर्टिकल 62 के क्लॉज 1 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये कहा गया है कि जब प्रेसिडेंट की पद की वैकेंसी आएगी प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म होने की वजह से, तो उस टेन्योर के खत्म होने के पहले ही नए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस करवा लिए जाने चाहिए, और ये जिम्मेदारी होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। इलेक्शंस प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्टली नहीं होते, बल्कि इसके लिए बनता है एक इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें शामिल होते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर। पॉइंट टू बी नोटेड, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स शामिल नहीं होते। स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स, जो यूटीज में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं दिल्ली और पुदुचेरी की, वहां के भी इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स का हिस्सा नहीं होता। और राज्यों में जो असेंबलीज हैं वहां से भी लोग आते हैं वोट करने के लिए। इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते, ना तो राज्यसभा के, ना ही लोकसभा के, और ना ही असेंबली के। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है राज्यों में, जैसे 6 राज्यों में भी काउंसिल है, तो उन काउंसिल के मेंबर्स भी इस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं होते। यहाँ पर जो वोट्स दिए जाते हैं वो वोट वैल्यू के बेसिस पे होते हैं, और जो वोट वैल्यू निकाली जाती है वो पॉपुलेशन के रेशियो में निकाली जाती है। और पॉपुलेशन के लिए जो सेंसस इस्तेमाल किया जाता है वो 1971 का होता है। अब देखिए वोट वैल्यू निकालते कैसे हैं। सबसे पहले आप कोई भी एक स्टेट उठा लीजिए, उस स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है उसको उस स्टेट में जितने MLA हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए, जो भी इलेक्टेड MLAs हैं। जब आप उनसे उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। चूंकि पॉपुलेशन स्टेट की बहुत ज़्यादा होगी तो वो नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा मिलेगा। उतने बड़े नंबर के साथ आप कैलकुलेशन तो कर नहीं पाओगे, इसीलिए आप उसमें 1/1000 गुणा कर दीजिए, यानी कि 1000 से कुल मिला के डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक छोटा नंबर मिल जाएगा। जो छोटा नंबर मिलेगा वो उस स्टेट के एक MLA की वोट वैल्यू होगी। इससे ये समझ में आया कि स्टेट में जितने भी MLA होंगे, सभी स्टेट के, मतलब एक स्टेट के सभी MLAs की वोट वैल्यू इक्वल हो जाएगी। लेकिन 2 राज्यों में जो MLAs हैं उनकी वोट वैल्यू डिफर कर सकती है। क्यों डिफर करेगी? क्योंकि अलग अलग राज्यों की पॉपुलेशन अलग अलग है और MLAs की संख्या भी अलग अलग है। तो वहां पे मतलब 2 राज्यों के बीच के जो MLAs की वोट वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। जो उत्तर प्रदेश राज्य के MLA की वोट वैल्यू होगी वही सिक्किम की नहीं होगी, वो अलग होगी। फिर जब आपको पूरे भारत के MLA की वोट वैल्यू मिल जाए तो आप उसे टोटल कर लो, और उसके बाद उस वोट वैल्यू में जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, आप उनसे डिवाइड कर दो, तो आपको MPs यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की वोट वैल्यू मिल जाएगी। अब इससे ये समझ में आ गया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के, उनकी वोट वैल्यू इक्वल होती है। एक राज्य के सभी MLAs की वोट वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन 2 राज्यों के बीच के जो MLAs हैं उनकी वोट वैल्यू डिफर करेगी, और एक MLA की एक MP से जो वोट वैल्यू है वो डिफर करेगी। ये तो फंडामेंटल बातें हो गई, आपको समझ में आ भी गई होंगी। अब देखिए राज्यों का फिर वेटेज कैसे निकलता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप एक MLA की वोट वैल्यू निकालेंगे तो वो 208 आ जाएगी, जबकि वहीं आप सिक्किम में एक MLA की वोट वैल्यू निकालेंगे तो 7 आएगी। इट इज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ज्यादा तो वोट वैल्यू ज्यादा, पॉपुलेशन कम तो वोट वैल्यू कम। अब देखिए उत्तर प्रदेश में 403 MLA हैं। अब आप अगर इसमें 208 का गुणा कर दें तो आपको 83,424 83,824 वोट्स की
वैल्यू मिल जाएगी। मतलब उत्तर प्रदेश के पास जो वोट वैल्यू है वो लगभग 83,824 वोट्स की है। वहीं अगर सिक्किम में 32 सीट्स हैं और 7 की वोट वैल्यू है तो 224 वोट्स ही निकलेंगे या वोट वैल्यू ही निकलेगी। अगर आप पूरे स्टेट असेंबलीज जो हैं पूरे भारत में उनकी वोट वैल्यू निकालेंगे तो वो 5.43 लाख मिलेगी। क्योंकि इसी वोट वैल्यू में हम जो एमपीज हैं उनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको आप दुगना कर दोगे तो पूरे भारत में जो वोट वैल्यू निकलेगी, जैसे 776 एमपीज हैं उन्हीं को हम इसमें डिवाइड करके एमपीज की वोट वैल्यू निकाल लेंगे तो टोटल जो वोट वैल्यू होगी उनकी भी 5.43 ही होगी। ठीक है, तो जो टोटल वोट वैल्यू होगी वो 10.86 लाख की वोट वैल्यू निकलेगी और इसी वोट वैल्यू में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये 2018 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, मतलब दो स्टेट के बीच में जो एमएलएज हैं उनकी वोट वैल्यू अलग अलग होगी। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा ये है कि लोकसभा के एमपीज की वोट वैल्यू राज्यसभा के एमपीज की वोट वैल्यू से अलग होती है। ये गलत है, या ज्यादा होती है इसमें बोला गया है, ये गलत है, इक्वल होती है। ये तो मैंने आपको समझा दिया, तो आंसर 1 ओनली निकलेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 14th असम राइनो सेंसस के बारे में है। अभी हाल ही में मानस नेशनल पार्क में जो इसका रिजल्ट था वो रिलीज किया गया। ग्रेट वन हॉर्न राइनो की बात करते हैं तो ये इसके पास एक सिंगल ब्लैक हॉर्न होता है। इसकी स्किन काफ़ी मोटी होती है जो ग्रे ब्राउन कलर की होती है, ऐसा लगता है जैसे इसने कोई कवच पहन के रखा हो। वैसे ये अकेले में रहना पसंद करते हैं। थोड़ा एडल्ट होते हैं तो साथ में ग्रेजिंग करने जरूर चले जाते हैं, घास वास इकट्ठा मिलकर खा लेते हैं। ग्रेजिंग में घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, ब्रांचेस, श्रब्स, ट्रीज, फ्रूट्स, एक्वाटिक प्लांट्स, ये सब खा लेते हैं ये। तो कभी कभार जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो घूम फिर के इकट्ठा खाना पीना हो जाता है, बाकी रहते अकेले ही हैं। वन हॉर्न राइनोज की ज़्यादातर पॉपुलेशन आपको इंडिया नेपाल के तराई रीजन में मिलेगी। नदन वेस्ट बंगाल और आसाम में इनकी पॉपुलेशन ज़्यादातर है। 75% जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज की पॉपुलेशन दुनिया में है वो इंडिया में ही मिलेगी आपको। इंडिया में ये स्पेसिफिकली मिलेंगे आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में। आसाम में इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और उसमें भी 90% तो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मिल जाएगी। IUCN रेड लिस्ट में इनका स्टेटस वल्नरेबल का है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। की फाइंडिंग्स क्या रही 14वें आसाम राइनो सेंसस की? मानस नेशनल पार्क, जहां पर 1990 के दौर में 100 वन हॉर्न राइनोज के आसपास हुआ करते थे, वहां पर जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही उसमें कई सारे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे उन्होंने राइनोज को मारा, उनके हॉर्न्स को बेच के उन्होंने अपने लिए हथियार खरीदे। इसी वजह से उनकी संख्या अब घट के उस रीजन में महज 40 बची हुई है। तो आपने देखा कि जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उससे वाइल्ड लाइफ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये है इंडिया में ये आसाम है और यहाँ पर मानस नेशनल पार्क है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बायोडाइवर्सिटी पार्क जो सिरुमलाई हिल्स में है उसके बारे में है। गवर्नमेंट जो तमिलनाडु की है वो एक बायोडाइवर्सिटी पार्क डेवलप कर रहे हैं डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट जो सिरुमलाई हिल रेंज में का एरिया है वहाँ पे। जो पार्क है वो एक नेचुरल रिजर्व की तरह काम करेगा जहाँ पे हमें बहुत सारा मौका मिलेगा कंजर्वेशन का, लोगों को एजुकेट करने का, कल्चरल वैल्यूज़ इनकलकेट करने का कि हम इन्वायरमेंट को बचा सकें। कई सारे जो बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट्स हैं जैसे मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, उन्हें भी यहाँ पे दिखाया जा सकेगा, शोकेस किया जा सकेगा। फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और जो प्लांट किए जाएंगे पार्क में और नेसेसरी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी डेवलप किया जाएगा। नेक्टर प्लांट्स जो बटरफ्लाई को अट्रैक्ट कर सके उन्हें भी असेंबल किया जाएगा। सिरुमलाई हिल्स की बात करें तो ये डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु का है उसके 60,000 एकड़ के एरिया में फैले हुए हैं और इसे ईस्टर्न घाट के एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। रिवीजन कर लेते हैं। एजियन सी मेनलैंड ग्रीस और टर्की के बीच में है, बिल्कुल सच बात है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, गलत है, ये लोग नहीं होते हैं, केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, गलत है, वल्नरेबल है। सिरुमलाई हिल रेंज जो है वो तमिलनाडु में है, दैट्स ट्रू। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।